Hello everyone. This is the video of literary criticism and theory. In previous video, I have tried to make a very clear conception how the literary criticism and theories has been divided according to the age. And every age the writers have been classified in particular age. You can view that previous video for easy understanding. And now this is the series of video in which I will cover the all the literary critic poets and theories. Let's start. I have started it from Greek critics or English. Sometimes when we read, then we think that ये ग्रीक क्रिटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में क्यों ही पढ़ रहे हैं, कैसे ये स्टार्ट हुआ? तो चलिए हम लोग जानते हैं और इसको काफ़ी आसान बनाते हैं। ये रेनेसा का पीरियड था जब ग्रीक से बहुत सारे इंग्लिश में जो वर्क है वो लाए गए। जैसे ग्रीक क्लासिक जितने भी इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, उन्होंने या फिर जो भी ऑथर हैं, उन्होंने कहाँ से जाना? बहुत सारे लोगों ने ग्रीक टेक्स्ट को फॉलो किया। जैसे कि आप नियो क्लासिकल एज में देख रहे हैं कि नियो विथ समथिंग न्यू एंड क्लासिकल टेक्स्ट मीन्स व्हाटएवर प्लेटो एंड एरिस्टोटल रोट। तो लेट्स स्टार्ट। इट वाज द रेनेसा पीरियड जब जो ग्रीक टेक्स्ट हैं उनको पढ़ा गया। इट वाज द रेनेसा विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग मैनी ऑफ द ग्रीक टेक्स्ट एंड क्लासिकल लिटरेचर टू द इंग्लिश ट्रेडिशन। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि इंग्लिश ट्रेडिशन में हम लोग ग्रीक टेक्स्ट और क्लासिकल को रेनेसा पीरियड में आया और जिस वजह से हम लोग ग्रीक क्रिटिक्स को पढ़ रहे हैं। प्लेटो एंड एरिस्टोटल ड्यूरिंग दिस टाइम found their way among English scholars, but everything of what they wrote was important to the English land. जो भी उन्होंने लिखा इसको इंपोर्ट किया गया इंग्लिश लैंड में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेटो से और according to the UGC NET, PGT exams, or whatever the competitive exam related to the English literature, uh, the author are asked. I will discuss according to the syllabus also and to make the understanding more easier. Let's come. Plato, father of philosophy, works the Republic, verse form, and the term has came tripartite soul. We shall discuss further. Plato, theory of mimesis he has given, theory of mimesis he has given Plato, and these terms who has given the theory of what in the exams are asked. Theory of mimesis, Plato. As we know, what do we mean mimesis? Mimesis means nakal karna. Then Plato, who is the uh, teacher of Aristotle. He believed idea is the ultimate reality and art imitates idea. He exemplified with the example of a carpenter and chair. He gave a physical shape to idea and chair is the imitation. Hence, he believed art is twice removed from reality. हम लोग सबसे पहले समझते हैं हम लोग पहले समझते हैं कि जो प्लेटो है उनका सोच क्या था पोएट पोयम के विषय में। जैसे पोयम क्या है? पोयम जब हम लोग कोई चीज को देख रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं तो ये एक इमिटेशन है, ये नकल करना हुआ। जैसे अगर कोई कारपेंटर है, उनके मन में आइडिया आया, उन्होंने एक चेयर बनाया और पेंटर अगर उस चेयर को ड्राइंग करता है तो जो पोएट है वो वहां पे नकल कर रहा है और जस्ट वी कैन से कि ये रियलिटी से ट्वाइस दोबारा दूर हुआ है, रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। तो प्लेटो के अनुसार से जो पोएम था, पोएट थे, वो मिमेसिस, थ्योरी ऑफ मिमेसिस, वो इमिटेशन करते थे।
अब है फिलॉसफी वर्सेस पोएट्री। प्लेटो ने फिलॉसफी को ज्यादा सुपीरियर माना है क्योंकि आइडिया फिलॉसफी में है। फिलॉसफी डील्स विथ आइडिया, वेदर पोएट्री डील्स विथ इल्यूजन, और पोएट्री इल्यूजन से डील करता है, ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ। वर्क्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो के वर्क्स कौन कौन से हैं? आयन, इट इज अ वेरी शॉर्ट इन द डायलॉग फ्रॉम फॉर्म बिटवीन टू स्पीकर्स। आयन एक ऐसा वर्क है जो डायलॉग फॉर्म में है। ये डायलॉग किनके बीच में है? सुकरात, who is Plato's mouthpiece, and Ion is a rough short classic Greek performer of epic। ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ प्लेटो के जो विचार है वो सुकरात से बोल रहे हैं। एंड हु इज सुकरात? सुकरात इज द टीचर ऑफ प्लेटो। Then come to the most important work, The Republic. This work has been written in 10 books. You should remember, because in a very short and crisp, what are the major questions that are asked in the exam? I have given in this PowerPoint slides in points that will be very easy to understand, and you will memorize during only understanding. According to Plato, philosophers should be the rulers of the state, whereas poets should be banned. तो प्लेटो के अनुसार से फिलोसफर को रूलर हो जाना चाहिए स्टेट का, क्योंकि उनके पास आइडिया है, जबकि पोएट को बैन कर देना चाहिए। प्लेटो तो हम कह सकते हैं ये ग्रीक क्रिटिक्स थे। देन वी कैन कम ऑन एरिस्टोटल। Aristotle given the theory of imitation, and here this is highlighted theory of imitation that you can remember, and the question are asked that who has given the theory of imitation? Aristotle। आप लोग सभी जानते हैं एरिस्टोटल ने कोई भी फील्ड नहीं छोड़ा, वो चाहे आप हम लोग एजुकेशन में देखे या फिर लिटरेचर हो, फिलॉसफी हो, रीजनिंग हो। ओके, प्लेटो के जो पुपिल हैं वो एरिस्टोटल है। प्लेटोज प्यूपिल, बट थ्योरी डिफर्स फ्रॉम प्लेटोज व्यूज। मतलब प्लेटो के ये पुपिल हैं, पर यहाँ पे थ्योरी डिफर करता है प्लेटो के व्यू से। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पोएट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड और ह्यूमन लाइफ। उनके अनुसार से कहना है कि जो पोएट्री है वो रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन लाइफ का। वर्क्स ऑन रेटोरिक, उनके जो वर्क्स हैं ऑन रेटोरिक, ऑन सोल, ऑन मेटाफिजिक्स, ऑन एनालिटिक्स, ये सब हैं। और एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का एक डिटेल रूल कहा जाए, हम लोग कह सकते हैं ट्रेजेडी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी स्टेज पे अगर ड्रामा देखते हैं, ठीक है, तो वो ड्रामा में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले वहां पे जो मेन कैरेक्टर है उनको देखते हैं, स्टेज के जो कहाँ पे प्लेस, कौन सा प्लेस उस समय दिखाया जा रहा है ड्रामा में वो देखते हैं, शब्दों को देखते हैं, डिक्शन देखते हैं, प्लॉट देखते हैं, मतलब क्या कहानी है उसमें वो देखते हैं। और अब वही एरिस्टोटल ने कहा कि एक ट्रेजेडी में, एक ड्रामा में होता क्या है, ट्रेजेडी का मेन एम क्या है? ट्रेजेडी का मेन एम है, tragedy is the imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude। यानी ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी एक इमिटेशन है एक एक्शन का जो कि सीरियस है और पूरा है, और इट इज इम्बैलिस्ड विथ एन आर्टिस्टिक लैंग्वेज। जब हम कोई ड्रामा देखते हैं तो वो इम्बैलिस्ड है आर्टिस्टिक लैंग्वेज से। आर्टिस्टिक लैंग्वेज मीन्स द यूज ऑफ गुड वर्ड्स, डिक्शन। इट इज हाईली एक्शन बेस्ड, नॉट नैरेटिव बेस्ड। तो ड्रामा में क्या होता है? ये एक्शन बेस्ड होता है, नैरेटिव बेस्ड में नहीं। नैरेटिव क्या होता है? जब हम कोई स्टोरी एक थॉरोली सुना रहे हैं। एंड कंटेन्स इंसिडेंट्स अराउजिंग pity and fear out of sympathy for the plight of the protagonist। अब देखिए, जब हम लोग ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा देखते देखते कभी कभी ड्रामा में ऐसा स्टेज आ जाता है कि वो जो प्रोटैगनिस्ट है उसके प्रति हमें सिंपैथी आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, वहां पे हमारे मन में पिटी अराइज होता है। तो दिस इज द एम ऑफ द ट्रेजेडी। तो आप देखते हैं कि अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का
पूरा रूल दिया है कि क्या होना चाहिए एक ट्रेजेडी में। एवरी ट्रेजेडी मस्ट हैव 6 पार्ट्स, सब ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स जरूरी हैं। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थाउट, स्पेक्टेकल एंड मेलोडी। अब हम लोग कह सकते हैं, अब आप खुद ही विजुअलाइज कीजिए कि अगर एक ड्रामा हो रहा है तो वहां पे क्या चाहिए। वहां सबसे पहले एक चाहिए स्टोरी, एक प्लॉट जिसको कि दिखाया जाना है। फिर आता है कैरेक्टर, कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है। उसके बाद है thought, thought मतलब कि what are the thoughts? Aristotle says very little about this aspect and most of what he says is associated with how speeches should reveal character. जो thought है मतलब कि character, सभी character कैसे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, इससे ये दिखाया जा रहा है कि how is the character. And just come spectacle, it refers to the external stage mechanics that produces spectacular effects. एक स्टेज पे किसी भी ट्रेजेडी को उस समय को इन्हांस करने के लिए जो पिक्चर्स वगैरह हो गया या फिर जो उसको डेकोरेट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो स्पेक्टेकल हो गया। एक आता है मेलोडी, मेलोडी मीन्स क्या है कि जो म्यूजिकल एलिमेंट ऑफ द कोरस है वो यूज किया जाता है। आप हमेशा देखिएगा टी एस एलियट का भी मर्डर ऑफ द कैथेड्रल में कोरस का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से आप ट्रेजेडी के बारे में जान रहे हैं। अब है ट्रेजेडी में आपका ट्रेजेडी का एम क्या है। जैसे प्रोटैगनिस्ट का अगर कुछ फालिशी है तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, उसको हेमेरसिया बोलते हैं। कि और ये भी है कि जो ट्रेजेडी है उसमें प्रोटैगनिस्ट के जितने भी गुड कैरेक्टर्स है उसको दिखाया जाता है, तो उसको हेमरसिया बोलते हैं। कि जो उसकी गलती को दिखाया गया हेमरसिया है, और ड्रामा में अचानक से हमें कुछ पता चला तो उसको एनाग्नोसिस बोलते हैं। तो दीज आर द टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो मेरा मेन एम है कि आपको अच्छे से पहले समझाऊं और इसमें जो भी पॉइंट है वो डिस्कशन करूं। नेक्स्ट we come to Longinus. Longinus was a Greek critic who authorized the critical treatise. ये treatise वर्ड काफी जरूरी है। treatise मतलब होता क्या है? treatise is a very important long and serious piece of writing on a particular subject. आप हमेशा देख रहे होंगे कि किसी एसेइस्ट ने, किसी क्रिटिक्स ने एक ट्रिटाइज लिखा। तो ऑन द सबलाइम में लॉन्गिनस ने काफी खूबसूरती से एक पोयम में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उन्होंने बताया है। तो एक ग्रीक क्रिटिक ये है सबसे। और जो सेकंड नंबर है आपको जरूरी है कि उन्होंने क्या चीज की थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग उनके वर्क पे आते हैं। ऑन द सबलाइम a number of rules and postulating many a principle for poetic performance, he gave the concept of sublimity. It has 5 characteristics. तो इनमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ग्रैंड्योर, ग्रेट इम्प्रेसिव, ग्रेट ग्रेट इम्प्रेसिव ऑफ थाउट, जैसे कि उसमें जो थाउट है वो ग्रेट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायर्ड नोशन, उनके जो आइडिया हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर्स, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर्स मीन्स उसमें मेटाफर्स प्लस ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, लैंग्वेज शुड बी ऑर्नामेंटल विथ गुड वर्ड्स। नॉबिलिटी ऑफ डिक्शन, नाइस वर्ड्स, डिक्शन मीन्स शब्द। डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन मीन्स हार्मोनियस एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। और द एबिलिटी ऑफ एक्सटेसी बाय द इररेसिस्टिबल पावर ऑफ सबलाइम लैंग्वेज, मतलब उस सबलाइम लैंग्वेज से उस पोयम को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाना चाहिए। Longinus also gave the theory of transport, which states that the taste of great literature lies not in the instruction, delight, or persuasion, but in transport, that is the ability of ecstasy by the irresistible power of sublime language. इनका कहना है
कि थ्योरी ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है ये सिर्फ एबिलिटी है क्या चीज का, सिर्फ इंस्ट्रक्शन और डिलाइट के लिए नहीं है, ये खूबसूरती देता है बाय द इररेसिस्टिबल पावर ऑफ सब्लाइम लैंग्वेज। मतलब क्या आता है इसमें, एक्सटैसी आता है। एक्सटैसी क्या चीज से आता है, ये सब्लाइम लैंग्वेज से जो एक्सटैसी पैदा करना इनका मेन काम है। Next, we come to Horace. Horace, Latin critic, Ars Poetica, is a great treatise on poetry. Is a great treatise on poetry. मैंने previous slide में बताया treatise क्या है, a long and serious piece of writing on a particular subject. According to him, the function of poetry is either to edify or delight. एडिफाई मीन्स टू इम्प्रूव पीपल्स माइंड। आप बाद में पढ़ोगे ड्राइडेन के जो वर्क हैं कुछ एक, उनका क्या एम है, मैरी वॉस्टॉनक्राफ्ट का ए विंडिकेशन ऑन वीमेन्स राइट, तो उसका क्या काम है, उस तरह से व्हाट इज विंडिकेशन, व्हाट इज एडिफाई। तो यहाँ पे जो एडिफाई वर्ड है, टू इम्प्रूव पीपल्स माइंड, पीपल माइंड को इम्प्रूव करना। लैटिन क्रिटिक आर्स पोएटिका इज अ great treatise on poetry. Function of poetry is to edify. जो poetry का function क्या है, edify करना, to improve people's mind or delight. Uses of poetry टू सोसाइटी एज ऑफ पैट्रियोटिक एंड रिलीजियस काइंड। इनका कहना है कि जो पोएट्री का यूज है सोसाइटी में, उस पैट्रियोटिक होना चाहिए या रिलीजियस काइंड होना चाहिए। इन्होंने ही मीडिया रेस वर्ड दिया। मीडिया रेस मीन्स होता है बिटवीन, मतलब इन द मीड ऑफ। जैसे कोई ड्रामा, हम लोग जब कोई मूवी देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, अ बेबी बॉर्न फ्रॉम वेयर द बॉन्ड, मतलब जहां से जन्म हुआ है वहां से शुरू होता है, लेकिन नहीं, इसमें होता है मिडिल से। मिडिल मीन्स बीच से शुरू हुआ कहानी, और फिर बचपन गया, और बचपन के बाद फिर एडल्टहुड में गया। तो और नेक्स्ट वर्ड है एब ओवो, वर्ड इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट। Augustine, Saint Augustine. The works are Confessions, The City of God, On the Trinity. इसमें बहुत पूरी स्टोरी इसमें जानने की जरूरत नहीं है। मेनली आता है कि सेंट ऑगस्टिन का यूज क्या है, कि बाद में जो है सेंट ऑगस्टिन के किसी वर्क से फॉलो करके बहुत सारे राइटर्स वर्क लिखते हैं, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि सेंट ऑगस्टिन का द सिटी ऑफ गॉड, ऑन द ट्रिनिटी और कन्फेशंस लिखा हुआ है। नाउ वी कम टू Cicero. He wrote a variety of philosophical treatises. Treatise means again a important, long and serious piece of writing on a particular subject. You should you should remember the terms, the treatise, edify, delight. It will help you to solve the answers. Cicero, he wrote a variety of philosophical treatises on the Republic, on duties, on the orator. On the orator. Next, we come on सेनेका। सेनेका का आपने नाम सुना होगा। इनकी जो ड्रामा होती है काफी ब्लडी रिवेंज से भरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लडी ड्रामा होता है इनका। जो ब्लडी ड्रामा होता है सेनेका का। प्लेस मीडिया, थाइस्टेस एंड फेड्रा, इडिपस इनका प्लेस है। These are the Greek playwrights.
Playwrights means dramatist. Theogony and works and days. Sappho is known for her lyric poetry. मैंने इसमें जो प्लेराइट्स हैं सिर्फ उनका नाम और उनके वर्क लिखा है क्योंकि इसे पर्टिकुलर ये नहीं आता है इन ग्रीक प्लेराइट्स से कि हाँ किसने क्या लिखा है। इससे बस यही है कि इन्होंने ये लिखा है, ये आपको जानकारी रहेगी तो आप आगे कोई भी वर्क की कैसे किसी राइटर ने किनका फॉलो करके लिखा है, कहाँ से लिया है, ये नेट में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उन्होंने किससे इमिटेट करके लिखा है, जिस वजह से आपको ये जानना जरूरी होता है कि सफाओ का वर्क कौन है, एसाइलस का वर्क कौन है, किसने प्लेराइट्स लिखा, किसने कॉमेडी प्लेज लिखा, ये जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिख के आपको समझाने की कोशिश की है कि हाँ ये सब वर्क उनका है, क्योंकि मैं अभी ग्रीक प्लेराइट्स को कवर कर रही हूँ इसलिए मैंने इसमें सिर्फ नाम बताया है। एसाइलस फादर ऑफ ट्रेजेडी 90 plays, only 7 are extant today. The Persians, 7 against Thebes, the Suppliants, the Oratia, Prometheus bound. Aristophanes, father of comedy, it should be remembered. Works 40 plays, 11 surviving. The Clouds, the Wasps, the Frogs. Aesop, a collection of short mortal fables. नोटेबल फेबल्स आर द आंट एंड द ग्रास हॉपर, हम लोग सभी बचपन में सुन चुके हैं। द बॉय हु क्राइड वोल्फ, भेड़िया आया, द क्रो इन द पिक्चर, द फॉक्स एंड द ग्रैप्स, द लायन एंड द माउस, द नॉर्थ विंड एंड द सन, द टॉर्टॉइज एंड द हेयर। जब हम लोग जब जानते हैं कि हाँ ये सब वर्क उन्होंने लिखा था तब फिर हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ चीजें समझ में आने लगती है कि हाँ ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो उस समय इन्होंने लिख रखा था। ग्रीक सोफोक्लस, इडिपस द किंग, इलेक्ट्रा, इडिपस एट कोलोनस। इडिपस आप आगे बहुत जरूरी होगा इसको जानना। मैं इसकी जो इडिपस का जो ये ड्रामा है मैं बाद में इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अभी मेन है हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे ग्रीक से लेके आज हम लोग मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिस वजह से अगर मैं अभी ही और डिटेल से इसके सारे वर्क्स को समझाने लगूंगी तो फिर मेन मकसद है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को इजीली समझना, जिस कारण से मैं पहले उनके वर्क्स बता रही हूँ, फिर बाद में एक-एक करके ये सब को भी बताऊंगी। लेकिन अभी पहले हम लोग कवर कर रहे हैं बाय एज के अनुसार से। यूरिपिडस 95 प्लेस, 19 सर्वाइविंग मीडिया, द बैशे, हिपोलाइटस एंड द ट्रोजन वीमेन, सुक्राट्स, नो रिटन बुक्स, प्लेटोज डायलॉग, एपोलॉजी, क्राइटो, फेडियो, Virgil, Enniad's Virgil. You will be very familiar and it will be repeating in all uh, your literary criticism and theory and in the literature. Roman poet Enniad, Eclogues, Georgics. Enniad, an epic poem that tells the story of the legendary founding of Rome. Eclogues, pastoral poems. The Georgics, poems about agriculture. It is Ovid, Roman poet. The Metamorphoses, Ovid's Metamorphoses. You uh, should your on fingertips the Ovid Metamorphoses, Amores, Herodes. The Metamorphoses chronicles the history of the world from its creation to the deification, act of glorifying of Julius Caesar. I think ये वीडियो आपको समझ में आई होगी एंड माय नेक्स्ट वीडियो at the series of literary theory will be on Renaissance to the Victorian era, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इंग्लिश में जब रेनेसां स्टार्ट हुई उस समय से लेके विक्टोरियन एरा पीरियड तक कौन कौन से जो ग्रीक क्रिटिक्स हैं वो इसमें आए हैं।